ठीक है, इसके अलावा पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म ऐसा ही है। ठीक है, secondary order of protein structure is यहाँ पर फोल्ड और सुपर फोल्ड किसमें हो? यहाँ पूछा गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर सी हेलिकल कॉइल स्ट्रक्चर the coiling of the polypeptide chain. C option is correct. How many fatty acids normally present in a fat or oil molecule? Three. ठीक है, तीन फैटी एसिड्स तो मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं। ठीक है, सी इसको आप ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल रखा। ठीक है, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल रखा। Which of the following combination of statements is true of polysaccharide in living organisms? Temporary सही कह रही है पहली they provide energy, स्टोरेज कंपाउंड बनाते हैं, इसके अलावा सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ठीक है, I mean, amino acid molecule has the following structure, which two of the groups will combine to form a peptide link? One and three. Second, six. आपके पास है polysaccharide synthesized and run by the processor. Condensation. सही कह रही। तो मैंने आपको पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन बताई थी, तो एक जगह से H निकला था, एक जगह से OH निकला था, और इस तरह से वाटर रिलीज होगा, वाटर रिलीज होगा, इसको कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, वाटर ऐड हो तो वो हाइड्रोलिसिस कहलाती है, और वाटर रिमूव हो तो कंडेंसेशन प्रोसेस कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Which one of the following reaction results in the conversion of amino acids to proteins? जी, ठीक है, condensation. Most polysaccharides are composed of chains of
condensed. ठीक है, सेलुलोज आप बोले एक्सोसोमर्स भाई स्टार्च ग्लाइकोजन सेलुलोज काइटिन सब में आपको ग्लूकोज मिला नहीं मिला और ग्लूकोज एक्सोस होता है ठीक है ग्लूकोज एक्सोस होता है बिल्कुल एक्सोस ठीक है बी ऑप्शन इज करेक्ट which of the following types of blood is principally concerned in maintaining alpha helix chain of secondary protein structure ठीक है हाइड्रोजन बॉन्ड which of the following contain amino acids ठीक है एक है वैसे क्या होता है क्या विटामिन सी हो गया सेलुलोज क्या होता है पॉलीसेकेराइड है कार्बोहाइड्रेट गैलेक्टोज भी कार्बोहाइड्रेट ठीक है ठीक which one of the following the characteristic of saturated fats which distinguish from unsaturated fats सही कह रही है डी ये ऑप्शन इज करेक्ट what is the structure enclosed by a box ठीक है पेप्टाइड बॉन्ड the helical form of polypeptide chain is due to the presence within the molecule of इसके बारे में हाँ ठीक है हाइड्रोजन बॉन्ड्स ये रिपीट हुआ सवाल पहले इसी में आपसे पूछ चुका हूँ पेपर मुश्किल नहीं लेकिन उस दिन मैंने जब क्लास में पेपर हो रहा था तो देखा काफी बेसिक मिस्टेक्स हो गई which of the following does not contain amino acids ठीक है ग्लाइकोजन ये भी प्रोटीन है ये भी प्रोटीन है ये भी ठीक है तो ये ऑप्शन है the diagram shows a carbohydrate what is the name of bond which links the two units what is it हाँ हाइड्रोजन बॉन्ड सही कह रही क्या नाम है ग्लाइकोसिडिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड है और यहाँ पे जो इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड है which property of proteins enables them to act as pH buffers they contain carboxylamine सही कह रही ठीक है which of the following the polysaccharide present in human muscle पॉलीसैकेराइड लिखा होगा
इतनी बड़ी एज से पिछली करके आओ। चलो, दो गलतियां बचेगी, अब क्या बचेगा? भाई ग्लाइकोजेन मतलब जब मौजूद नहीं हो तो उसका बिल्कुल भी नहीं पड़ा, सारा आपने पिछला रिकॉर्ड लिया था। ग्लाइकोजेन, the diagram shows a molecule which substance might include this molecule. Cellulose, cholesterol, glycerol, insulin. What do you see? What do you see? अब आप बताओ। ये है क्या वैसा, बताइए ये क्या है? उसका मतलब ये अमाइनो एसिड है। ये अमाइनो एसिड किसमें पाएगा? अब आप ये बताएं कि क्या ये सेलुलोज में हो सकता है? तो कार्बोहाइड्रेट है। कोलेस्ट्रॉल में हो सकता है, तो लिपिड है आपके पास। तब ग्लिसरॉल में हो सकता है नहीं? ग्लिसरॉल CH2OH, CH2OH और CH2OH होता है। बच गया क्या? यदि आपको अमाइनो और वो कार्बोक्सिलिक एसिड नजर आ रहा है तो आप प्रोटीन तलाश करेंगे। इंसुलिन प्रोटीन, ठीक है, इंसुलिन एक प्रोटीन चलेगा। Which description applies to cellulose? गाड़ी इसकी है, हाँ सी, ठीक है सी। बीटा 114 की चीजें मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के बताया था, अनब्रांच होता है, सिर्फ उसमें स्ट्रेट चेन हो, ठीक है। ठीक है, marine mammals such as sea or porpoise stores large amount of subcutaneous fat as blubber. Some of the following is an incorrect statement about the adaptive value of this fat. ये ऑप्शन इज करेक्ट। इसकी एमसीक्यू को आपको रिपीटेशन चाहिए तो बता दीजिए कि मैं उसको रिपीट कर दूं। कोई ऐसा एमसीक्यू जिसका आप रिपीटेशन करें? करेक्ट, क्यों आपको फैट्स एक्सप्रेशन में नहीं मिलते? बेटा ये तो आप देखें, आपका एक एमसीक्यू याद रखिएगा, आपका एक एमसीक्यू आपका इंटर बोर्ड में 40 नंबर का था। यहाँ का एक एमसीक्यू आपके इंटर बोर्ड में 40 नंबर के बराबर है। ये तो आपके गलती करनी नहीं है, ये गलती करनी नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। चले आगे बढ़ जाओ, उसको बंद कर दूं। कोई एमसीक्यू उसमें एक्सप्रेशन चाहिए?
कल जिन एस्पेक्ट्स पे हम बात कर रहे थे वाटर के बारे में आखिर में तो देखें जरा बस मैं थोड़ा सा उसको समराइज कर। देखिए वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसके अंदर और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सॉल्युबल है, उससे बात हो गई थी आपसे। पानी की एम्फोटेरिक नेचर है, ठीक है, इस पे आपसे बात हो गई ऑलरेडी, एम्फोटेरिक नेचर है। इसके अलावा आपके पास हाई हीट कैपेसिटी होती है, ठीक है, वाटर हैज हाई हीट कैपेसिटी, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसके अलावा आपके पास एनोमैलस बिहेवियर में बात करेंगे आपसे, और कोहेशन और एडिशन पे आपसे बात करें, ठीक है, कोहेशन और एडिशन पे आपसे बात करें। कोहेशन में बात करेंगे, एडिशन में बात करेंगे, और क्या बात करेंगे आपसे, और ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट वाली बात करेंगे, ठीक है, कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस वो आपको बताना है। अच्छा एक बात बताइए कि अगर एक पत्ता मौजूद है, इसके ऊपर पानी का ड्रॉपलेट बड़ा इस स्फेरिकल पत्ते की सरफेस पे क्यूटिकल मौजूद है, और क्यूटिकल किसकी बनी है, क्यूटिकल या वो वैक्स की बनी, ठीक है, क्यूटिकल है वो वैक्स की बनी, इक्वलाइज स्फेरिकल फ्लूइड, डिपेंड्स है वो हाइड्रोफोबिक, ठीक है, हाइड्रोफोबिक नेचर ऑफ वाटर। कभी आपको ये फैला हुआ नजर नहीं आ रहा तो क्या आपको स्फेरिकल नजर आ रहा है, और स्फेरिकल में लिखा क्या होगा, पानी के ड्रॉपलेट पर आपको स्फेरिकल नजर आ रहा है, उसके स्फेरिकल में क्या होगा, ये नलके में से पानी का कतरा गिरता है, आगे जाके गोल होती है, गोल किस वजह से होती है, पतला जैसा पड़ता है, ऐसे नहीं बेटा सरफेस टेंशन की वजह से। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि इस सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो अंदर के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे होते हैं, खींच रहे होते हैं, ये जो अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये अंदर के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, इसको खींच रहे हैं, अंदर के मॉलिक्यूल्स खींच रहे होते हैं, this requires a spherical shape, ठीक है, ये एक करना है spherical shape requirement, ठीक है, this actually requires spherical shape, this is the call of some extension, but extension because of the definition and tendency of water that is the liquid to decrease the surface area, that is the nature of improvement that was program in the surface area. Yeah, the force in directing from unit line, the force in us acting on us and the square area. Also, the definition for the extension, क्या कॉस्ट करती है,
सरफेस एरिया को कंसीडर। और अगर आपको सरफेस टेंशन अगर याद ना रहो तो घर सर्फ जो आता है, सर्फ का बड़ी सरफेस टेंशन से आया है, हम पानी से प्रेशर नहीं होते, क्योंकि पानी की सरफेस टेंशन ज्यादा होती है। लेकिन जब सर्फ इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या करती है, तो आपके पास सरफेस टेंशन को कम से कम, ठीक है, दिस मींस द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड। उससे क्या होता है आपके पास, हम इस वजह से आपके पास उसको वॉशिंग करते हैं इस्तेमाल। चलो वाटर के सारे एस्पेक्ट्स के बारे में आप सुना हुई है। और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के हवाले से आपको कोई बात पूछना चाहता हूं। एक बार याद रखिएगा कि बहुत जगह में स्टेटमेंट का कंफ्यूज करने के लिए विटामिन्स में ये प्लस ए अमाइन एन अमाइन आ रहे हैं, कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट आपको दे देते हैं। अमाइन का मतलब अमाइन एसिड नहीं, ठीक है, ए अमाइन एसिड, अमाइन का मतलब अमाइनो एसिड नहीं। विटामिन्स का मतलब है वाइटल अमाइंस, ऐसे कंपाउंड जो कि हमारी बॉडी में बहुत स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं, वो विटामिन्स। चलिए कोई बात आपने वाटर के हवाले से या पूरे चैप्टर में इसके हवाले से पूछनी बात पूछी। आपको सेकंड ईयर के अंदर जो है, सेकंड ईयर के अंदर एडिशन थ्योरी में राशिफल की सवाल आया, हमारा हार्ट जो है याद रखिए वो प्रेफरेबली लिपिड्स को इस्तेमाल करते हैं एनर्जी के लिए, प्रेफरेबली बाकी तमाम ऑर्गन जो ग्लूकोज को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारा हार्ट प्रेफरेबली जो है वो 60% एनर्जी फैट से मशीन, ठीक है, ग्लूकोज के पास वॉल्यूम से ज्यादा एनर्जी यूज होती है और हार्ट की एनर्जी ज्यादा शेयर। लेकिन आपको हम स्टूडेंट प्रोटीन को आपके पास की वर्किंग जारी रहता है, ठीक है, उसमें टायर्डनेस का रेट होती है। उसको हार्ट रेट ज्यादा है, उसकी वजह से तो उसको हार्ट रेट ज्यादा है तो वो वाटर के एनवायरनमेंट और ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन ज्यादा होती है, तो ग्रोथ हार्मोन बॉडी की डिमांड जो सप्लाई के लिहाज से कि बॉडी की औसत डिमांड ज्यादा होती है, उसको ग्रोथ, इसलिए हार्ट रेट ज्यादा नहीं है। तो ब्राउन फैट्स ऑब्वियस बात है, दूसरा है उसके बाद कुछ आगे मैं समझ रहा हूँ ऑब्वियस एक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो न्यूट्रिशन की बात हम देख रहे हैं, सुनना हमारे पता नहीं आपको लगेगा ऐसे ही कि हम बायोलॉजिकल बॉडी कर रहे हैं, तो क्या हम जो है ना वो न्यूट्रिशन होने से कनेक्ट इसलिए, ताकि आप जो है वो इन्हीं सारी चीजों से जो वो फैमिलियर है। न्यूट्रिशन चैप्टर में मैं आपसे सबसे पहले सवाल करता हूँ, मैं ज्यादातर आपको मतलब वो सवाल करता हूँ जो ऑलरेडी टेस्ट में आए थे, ठीक है, तो ऑलरेडी आपके पास टेस्ट चल रहा है। ठीक है, मेरा पहला सवाल, variable or objective sense secret object, variable और objective sense में क्या सीख,
Stomach releases fresh that helps in absorption vitamin B12. Stomach के अंदर इतनी होती है रिलीज होती है vitamin B12 की absorption होती है stomach में फैक्टर रिलीज होने और जब मेंटेनेंस फैक्टर रिलीज होना हो जाता है पेट पर एब्जॉर्ब करना पेट पर एब्जॉर्ब करना हो जाता है ये लोग लाइफ ये आंखें बचती है क्वेश्चन नंबर 3 मेरा सवाल जरा बहुत देखिएगा ये गॉलब्लैडर इफेक्ट्स के बारे में मालूम करना है इसको क्या कहते हैं 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 इसको क्या साफ बताना है अल्टीमेटली प्रोग्राम में क्या होती है तो मुख्तलिफ एग्जांपल नजर आ रही है मैथ्स क्या नाम है
आपको ठीक है फिर मैं इसी लाइट टाइम बता दीजिए ठीक। ठीक है, मेरा तीसरा सवाल है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज कि लिवर से जो डस्ट निकल रही होती है ना, देखिए आपको पता है कि पेपर के कोई नए चैप्टर के शुरू में मैं ऐसे सवाल आपके पेपर में आए होती। मैंने पहला सवाल किया है पैराइडल और ऑक्जेंटिक सेल्स क्या सीक्रेट करते हैं। ठीक है, मुझे आंसर मिल गया यहाँ से, मिल गया है कि HCl रिलीज। दूसरा सवाल कि स्टमक क्या रिलीज करते हैं जो कि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर इसकी एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करते हैं। तीसरा सवाल है मेरा कि लिवर से जो मुख्तलिफ ड्रग्स निकल रही होती है उनके मुख्तलिफ नाम है। नहीं, गॉल ब्लैडर तो देखिए ये है। गॉल ब्लैडर तो ये 1 2 3 4 5 6 7। आई नीड टू नो दैट। आप मुझे एक बात बताएं, मैं सब मुझे पता है आप में से कोई गांव से नहीं आया है कि उसको ये नहीं पता हो कि गॉल ब्लैडर है कि पैनक्रियाज है। आई एम आस्किंग द नेम ऑफ डक्ट्स। सोचें, ठीक है सोचें, कॉन्फिडेंट, हाँ बोलो। अब एक और गलती की तो बस मैं बता दूंगा, इसको क्या कहते हैं कि मैं मजीद गलतियां नहीं सुन सकता। और आप ये देखें हम इसको ईलियम कह रही, फिटिंग ही गलत है इस इंसान की। आप बताएंगे डट क्या ईलियम में ओपन हो, डिओडिनम में ओपन हो रही हो। ध्यान करें इस शख्स के ऊपर, इसकी डट अगर ईलियम में ओपन हो रही हुई तो हमें उन्हें समझना क्या है। डिओडिनम होता है 30 सेंटीमीटर का, फिर जैजिनम होता है 2.5 मीटर का, फिर उसके बाद हीलियम होता है 3.5 मीटर का। उसके बाद आप सोचिए उसके अंदर कहाँ से डक्ट आ गई। हीलियम में तो एब्जॉर्प्शन होती है, हीलियम में तो डायरेक्शन होती भी नहीं। आपने जो लफ्ज बोला है बस एक बार रिपीट कर दो। तुम सोचो तुम क्या कह रहे हो, तुम हेपेटिक आर्टरी बोल रही हो। ये मैं आर्टरियां बना रहा हूँ। आप मुझे बताइए मैं आर्टरियां बना रहा हूँ। ये जो भी मैंने बनाई है देखिए, लिवर जो है ये बाइल बनाता है, बाइल सॉल्ट गॉल ब्लैडर में स्टोर होते हैं। गॉल ब्लैडर के बाद फिर बाइल यहाँ से आता है, यहाँ से सीक्रेशंस कंबाइन होती हैं, ड्यूडेनम में रिलीज होती हैं, ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो इम्पल्सिफिकेशन कर सके। ठीक है, ठीक है, मैं बारी बारी पूछ रहा हूँ। वन राइट हेपेटिक डक्ट है। टू क्या है, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है। थ्री क्या है, कॉमन हेपेटिक डक्ट। चार क्या है, जी नहीं, सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट ज्वाइन जब होती है तो ये जो पांचवा नाम है ये कहलाती है कॉमन बाइल डक्ट और सिंपली बाइल डक्ट। छह जो है वो पेनक्रियाटिक डक्ट, पेनक्रियाटिक डक्ट। और सातवीं जो है वो क्या है, हेपेटो पेनक्रियाटिक। ठीक है, सातवीं जो है वो हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। चले इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 4। रोल ऑफ एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज जो है उसका क्या रोल है, व्हाट इज द रोल ऑफ एंटेरोकाइनेज। आखिर में एज ही एज आ रहा है, इसका मतलब है ये एक अदर एंजाइम है। इस एंटेरोकाइनेज का क्या काम है।
जी, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलेगा एंटेरोकाइटिस। एंटेरो का मतलब इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं बनी। ट्रिप्सिन और रिंगो, ट्रिप्सिन ठीक है, ट्रिप्सिन और रिंगो, ट्रिप्सिन चलिए 5वां सवाल है और कोशिश नहीं है। डिओड्रिनम के अंदर, डिओड्रिनम में कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो बाइकार्बोनेट आयन सीक्रेट करते हैं। ठीक है, ग्लैंड का नाम है डिओड्रिनम के अंदर कुछ, आप जो भी हाथ में चीजें ऊपर रखते हैं, सही, बस मेरा भी मोबाइल तो डिओड्रिनम के अंदर आप बताएंगे कौन से ऐसे ग्लैंड होते हैं जो बाइकार्बोनेट आयन की सीक्रेशन करते हैं? ब्रनर्स ग्लैंड, ब्रनर्स ग्लैंड। चलिए क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत अहम सवाल है। स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल क्यों कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज क्यों कहते हैं? ये सवाल आया नहीं है कभी, क्योंकि बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन मैं आपसे वैसे ही पूछ रहा हूँ क्योंकि अक्सर स्टूडेंट को ये पता ही नहीं स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल क्यों कहते हैं और लार्ज को लार्ज क्यों कहते हैं। यस, सही आंसर किया उन्होंने। स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर कम होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर ज्यादा होता है। हालांकि स्मॉल इंटेस्टाइन 6.3 मीटर लंबा है और लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर लंबा होता है। चूंकि दोनों के डायमीटर का फर्क है, ठीक है, दोनों के डायमीटर का फर्क है, इसलिए एक स्मॉल कहलाता है और एक लार्ज कहलाता है। ठीक है, बिकॉज डिफरेंट इन द डायमीटर। देखिए, स्टमक की फौरन बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आता है जो कि 6.3 मीटर लॉन्ग है। फिर उसके बाद सीकम और अपेंडिक्स के बाद लार्ज इंटेस्टाइन आता है, लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर लंबा होता है। लेकिन चूंकि डायमीटर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का कम होता है तो इसलिए स्मॉल कहला रहे हैं, लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर ज्यादा होता है इसलिए आपको ये लार्ज। सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, oblique muscles are found at इंटेस्टाइन के किस हिस्से में, जीआईटी के किस हिस्से में होती है ऑब्लिक मसल्स? जीआईटी के किस हिस्से में होती है ऑब्लिक मसल्स? ठीक है, जवाब आपका सही है, स्टमक में। चलिए आगे की तस्वीर ले सकते हैं। अब चैप्टर शुरू करो, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आगे जनाब की तरफ डिस्कशन उसके लिए रखने का
चलिए मैं मिटा सकता हूँ। मिटा सकता हूँ। मैंने आपको ड्रग्स के नाम वगैरह बता दिए, मैं आपको दोबारा आगे जैसे ड्रग्स की बताऊंगा, क्योंकि मुझे ये चीज रिपीट नहीं करनी। ठीक है, इसके बाद हम माने नहीं, सबसे पहले माउथ और ओरल कैविटी के बारे में। ठीक है, माउथ और ओरल कैविटी के बारे में बात करेंगे। ये माउथ और ओरल कैविटी। ओरल कैविटी की जो रूफ है वो कौन बना रहा है? पैरेट। ठीक है, सॉफ्ट एंड हार्ड। फ्लोर कौन बना रहा है? टंग बना रहा है। और जो साइड वॉल्स हैं वो चीक्स बना रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास ओरल कैविटी के, ठीक है, ओरल कैविटी की बाउंड्रीज हैं। अच्छा, मुझे इसके बाद बताइए कि ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला क्या है? एडल्ट्स की बात करें, ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला। इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स, मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 32। ठीक है, इंसिजर्स दो ऊपर दो नीचे, कैनाइन एक ऊपर एक नीचे, दो ऊपर दो नीचे, प्रीमोलर तीन ऊपर तीन नीचे, मोलर्स के आदि आपके पास यूं देखा जा रहा है। ठीक है, आदि देखी जा रही है, क्यों करें? इसीलिए आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ जाएगा? 32 आ जाएगा। अगर आपसे कोई ये कह रहा है कि हमारे टोटल जो है मोलर्स कितने हैं, जो तीन और तीन 6, 6 टू 12 है, प्री मोलर्स कितने हैं? 2 और 2 4, 4 टू 8, 1 2 3 4, टोटल आपके पास 4 के हैं। इंसिजर्स कितने? 2 + 2, 4, 4 टू 8, 8 इंसिजर्स। ओके, एडल्ट्स में आपको जो 32 टीथ मिल रहे हैं वो आपके पास नहीं। और जो मिल्क टीथ होते हैं वो टोटल कितने हैं? वो है 20। ठीक है, मिल्क टीथ कितने हैं? 20। अच्छा, इंसान के बारे में सुनिए, तो इंसान हेटेरोडॉन्ट भी है, शीटोडॉन्ट भी है, डायथियोडॉन्ट भी है। ठीक है, हेटेरोडॉन्ट का मतलब चार तरह के दांत होते हैं, इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स में। शीटोडॉन्ट का मतलब है टीथ, पाव एंड सॉक्स, दांत जो वो सॉकेट में मौजूद। इंसान डायथियोडॉन्ट भी है क्योंकि आपके पास परमानेंट टीथ भी मौजूद होते हैं और मिल्क टीथ भी मौजूद है, इसलिए इंसान जो वो डायथियोडॉन्ट। ओके, लिप्स के हवाले से बात करें तो लिप्स का बेसिकली काम होता है इंजेक्शन। ठीक है, लिप्स का काम है इंजेक्शन। लेकिन टंग का वैसे तो काम टेस्ट करना है, लेकिन डाइजेशन में उसका क्या रोल है? टंग का रोल डाइजेशन के अंदर है कि आपके पास मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा। ठीक है, हेल्प्स एंड
मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा। ठीक है, खाने को सलाइवा के साथ मिक्सअप करते हैं कौन? टंग जो है वो उसके साथ मिक्सअप करते हैं ताकि उसकी आसानी से केमिकल डाइजेशन हो सके। चलिए, इसके अलावा आपके पास टंग का और क्या काम है? डिग्लूटिशन, निगलना। ठीक है, डिग्लूटिशन, निगलना है मतलब नहीं। ओके, इसके अलावा आपके पास आपको ओरल कैविटी के अंदर जो स्ट्रक्चर है हुआ है यहाँ पे, दिस इज यूव्यूला। इसका क्या काम? कोई भी खाना मुंह के रास्ते अगर जा रहा है तो वो यूव्यूला से टकरा कर जाता है, तो ये कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है कि आपकी ग्लॉटिस है वो बंद हो जाए, यहाँ से खाना आ। ठीक है, helps to close epiglottis with food ingestion। ठीक है, खाना इंजेस्ट हो रहा है उसके साथ एपिग्लॉटिस क्लोज हो जाए तो ये यूबुला का काम। चलिए, इसके अलावा और ठीक है, हमारे मुंह में मैकेनिकल डाइजेशन होती है, केमिकल डाइजेशन होती है। मैकेनिकल डाइजेशन दांतों की मदद से होती है। मैकेनिकल डाइजेशन दांतों की मदद से होती है। इंसिजर्स और कैनाइन क्या करते हैं? लार्ज पीसेस को क्रश करते हैं। और मोलर और प्रीमोलर क्या करते हैं? ठीक है, ग्राइंडिंग में हेल्प। ठीक है, दे हेल्प इन द ग्राइंडिंग ऑफ फूड। मोलर और प्रीमोलर जो है वो ग्राइंडिंग ऑफ फूड जो है उसमें रोटेट करते हैं। ठीक है, मोलर्स एंड प्रीमोलर्स। ठीक है, ये खाने की ग्राइंडिंग का मतलब क्या है? ओके, और इसके अलावा ओरल कैविटी से रिलेटेड, अच्छा किसी के भी जहन में ये बात आए कि सर मुंह में किसी किस्म की डाइजेशन तो हो रही है, एब्जॉर्प्शन होती है कि नहीं होती, एक बात याद रखिएगा, थोड़ी बहुत एब्जॉर्प्शन जीआईटी के हर पार्ट में होती है। शायद आपको पता होगा कि जो लोग हार्ट के पेशेंट होते हैं, एंजाइना वगैरह के, वो जबान के नीचे गोली रख लेते हैं। उसका असल मकसद होता है कि नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाए। जब नाइट्रोग्लिसरीन ब्लड वेसल्स के अंदर डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाती है तो वो हार्ट की ब्लड वेसल्स पे जाके कोरोनरी वेसोडायलेशन कॉज करती है। तो हमारे मुंह में भी आपको मिलने कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत चीजों की एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, अच्छा केमिकल डाइजेशन कैसे होती है? क्या करते हैं? स्लाइवरी अमाइलेज जो है ये स्टार्च को माल्टोज के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, दिस हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू, this helps in conversion of starch into maltose। ये स्टार्च को माल्टोज के अंदर कन्वर्ट करते हैं। केमिकल डाइजेशन हमारे मुंह में आपकी किताबों के मुताबिक अभी तक जो है आपकी किताबों के अंदर उसमें प्रोटीन और लिपिड्स की डाइजेशन नहीं। ठीक है, प्रोटीन्स और लिपिड्स जो है ओरल कैविटी में इनकी केमिकल डाइजेशन नहीं। चलिए, इसके अलावा हमारे मुंह के अंदर याद रखिएगा एंटीबॉडी की सिक्रीट होती है। ठीक है, एंटीबॉडी की सिक्रीट होती है, खासतौर पे आईजी एंटीबॉडी जो सिक्रीट। शायद आपको ये बात पता हो कि जानवर जो है अगर उनको चोट लगती है तो अपनी जबान से उसको टच करते हैं, अपना सलाइवा लगा देते हैं ताकि उसकी हीलिंग शुरू हो जाए। तो चाहे किसी भी किस्म के एनिमल्स हैं, मुंह में एंटीबॉडी सिक्रीट होती हैं और वो एंटीबॉडीज है वो प्रोटेक्शन में अपना रोल प्ले कर रही है। ठीक है,
ओके, इसके अलावा आइए फर्दर। गैंग्स के नाम आपको पता हो रहे कैविटी है? अरे को आप नाम बोलेंगी, कौन कौन से ग्लैंड्स हैं? ये वाला कौन सा है, ये वाला कौन सा है, और ये वाला कौन सा है? अच्छा, ये वाला ग्लैंड है पैरोटिड ग्लैंड। जब मम्स होती है और हमारा मुंह खुल जाता है तो पैरोटिड ग्लैंड की दर्द की वजह से हम जो है वो बहुत ज्यादा पेनफुल होती है। यहाँ सबलिंगुअल ग्लैंड मौजूद है और सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स मौजूद है। इनकी डक्ट्स की ओपनिंग पता हो कि ये जो पैरोटिड ग्लैंड है इसकी डक्ट जब अपर मोलर टीथ के पास खुल रही हो, ये अपर मोलर टीथ जो है उसके पास इसकी डक्ट जो है वो खुल रही होगी। और ये जो आपके पास सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स हैं, हमारी टंग जो है उसकी जो लोअर बेस है फ्लोर के नीचे कोने वाली जगह है, वहां पर इसकी डस्ट खुल रही होगी। डेली बेसिस पे तकरीबन 1 लीटर से लेके 1.5 लीटर तक सलाइवा जो है वो रिलीज होती है। 1 से 1.5 लीटर तक सलाइवा जो है वो रिलीज होती है। लेकिन हमारी क्या है, ये फ्रेनिका भी, ठीक है। जो टंग की जो लोअर साइड होती है यहाँ पे छोटी छोटी नालियां होती हैं, इसको जो भी सिक्रीशन आएंगे हमारे टंग के नीचे होती है, ठीक है। ये हमारी टंग है। और जो ऊपर वाला मोलर टीथ है वहां पे छोटी सी डंठल होती होगी पैरोटिड ग्लैंड की दोनों पर। तो ये ग्लैंड आपके पास सैलरी ग्लैंड है, जो कि आपके पास सैलरी माइग्रेस है। चलिए, ओरल कैविटी से रिलेटेड और कोई बात? अच्छा, जब हम कोई खाना अंदर लेते हैं तो हमारा जो पैलेट होता है वो हमारी इस एरिया को ऊपर होने की वजह से जो वो बंद कर देती है वक्ती तौर पर, ताकि खाना ऊपर ना जाए, खाना नीचे चला, ठीक है। ओके, करें इसको नोट करें फिर हम आगे बात करते हैं। और इससे कोई रिलेटेड प्रॉब्लम सब दिन बस कीमत आर्बिट्रेशन बेटा बात स्टाइल इग्नेंस की जो है सब दिन बस ना कि स्टाइल इग्नेंस Chicodon, THPCODON, Chicodon, teeth found in sockets. Diphyodon, DIPHYODON, diphyodon. डायफ्यूडॉन का मतलब है कि हमारी जिंदगी में एकदम परमानेंटली फैल गई तो परमानेंटली है। वो फंगल पैपिली कहलाते हैं। टेस्ट बर्ड्स होती हैं वो, और वो कीमोरिसेप्टर्स के तौर पे काम करते हैं कि हम जो भी खाते हैं तो उसके अंदर एब्जॉर्ब होते हैं और टेस्ट जनरेट।
अब बेटा ना बोलो, आपको बात पूछनी है मुझसे पूछ लो, आपस में कुछ भी ना बोलो। आगे सोचो कि मैं आगे देखिए, आप मैं पढ़ाया करूँ टॉपिक, आप मुझसे आगे चला। हाँ सर, आप क्या बताने वाले? टॉपिक पहले से पढ़ गया है, इससे ये होगा कि कुछ भी देखिए आपको कुछ याद नहीं, आप भूलेंगे नहीं। तो नींद आ रही है, मन नींद भाग जाएगी, बताओ इलस्ट्रेशन किसको किससे कनेक्ट करें? आपसे नहीं है, इलस्ट्रेशन भी बेटा किसको किससे कनेक्ट करें? इसको किससे कनेक्ट करें? ये बात हुई थी गैस चीज से चलता है। अभी क्या आपने से डाली कर दी, इसकी बोल रहे हैं पीछे टाइम करने के लिए होगी, आप बताना चाह रहे हैं सर? यस, पेरेंट्स को इधर से connect कर दो। आज ही घर जाके आएंगे, जाके बिल्कुल भी आपको, ठीक है, याद करने के लिए वो स्टूडेंट स्वाद आप उससे बहुत अच्छे बहुत कर रहा है, वो आपको आपके मेडिकल से करेंगे, ठीक है? कहाँ पे मैं सब लिंक पर, this is sublingual and this is submandibular. ठीक है, एक सबलिंगुअल है और एक सबमैंडिबुलर है। चलिए आगे बढ़ सकते हो, आगे बढ़ जाओ, पिटा दो इसकी रेलिंग में डाल दूं। अब उसके बाद देखिए हम फेरिंग्स की तरफ आ रहे हैं, फेरिंग्स से कोई डाइजेशन नहीं है, सिर्फ पैसेज के अंदर उसकी दीवारें म्यूकस से दिखती है। फेरिंग्स के बाद फिर कौन सा है? इसोफेगस, ठीक है। इसोफेगस तकरीबन कितनी साइज का होता है? इतना का मतलब से मतलब दोस्तों दैट्स पढ़ के 25 सही है, 10 सेंटीमीटर का से होते चलिए। अब एक ही दिन में तुम्हारे दो सवाल सही होगा सोचो बस। तो
आप एक बात बताएं, मेरे सामने टेंशन ज्यादा है, हाँ वहाँ पेपर देंगे तो वहाँ टेंशन ज्यादा हो, ज्यादा होगी ना। मैं आपको टेंशन बर्दाश्त करने की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। 25 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर हम आते हैं स्टमक की तरफ। मैं स्टमक की हिस्टोलॉजी बना रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। शुरुआत में इससे करूंगा स्टमक की हिस्टोलॉजी बना रहा हूँ, ठीक है। आप लेयर्स के नाम को मुझे बताएगा, स्टमक की लेयर्स कौन कौन से? नहीं बेटा, ये तो आप सिर्फ दो ही लेयर्स बता रहे हैं। लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर ऑब्लिक मसल लेयर सबसे बाहर मौजूद होती है सरोजा, फिर मौजूद होती है मस्कुलैरिस, ठीक है, मस्कुलैरिस, लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर एंड ऑब्लिक मसल लेयर, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ क्या मौजूद होती है, मौजूद होती है सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा की खास बात ये है कि उसके अंदर ब्लड वेसल्स वगैरह मौजूद है, आर्टरीज, वेन्स और लिम्फेटिक्स में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होती है, फिर उसके बाद होती है मस्कुलैरिस म्यूकोसा, जिसमें अगेन लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल होते हैं लेकिन वो बहुत बारीक होते हैं। फिर कौन सी होती है, फिर होती है म्यूकोसा, ठीक है। फिर बॉडी होती है म्यूकोसा, करेक्ट, ठीक है। करेक्ट, ये मौजूद है सब म्यूकोसा, ये मौजूद है मस्कुलैरिस म्यूकोसा। इसमें आपके पास ये लॉन्गिट्यूडनल मसल मौजूद है और ये सर्कुलर मसल मौजूद है, इस वेन, और यहाँ पे आपको आर्टरी भी, ठीक है। और ये वाली जो लेयर है आपके पास, दिस इज नोन एज म्यूकोसा। इस म्यूकोसा के अंदर यहाँ पे आपके पास सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास सेल्स मौजूद होते हैं, पेराइटल और ऑक्सिलरी सेल्स का यूज करते हैं, HCl यूज करते हैं। ये एमबीबीएस का फेवरेट क्वेश्चन है। एग्जामिनेशन सेल्स क्या करते हैं, पेप्सिनोजेन सिक्रीटर, और गॉबलेट सेल्स क्या करती हैं, म्यूकस सेल्स करती हैं, ठीक है। डाइजेशन में होती है हमारा स्टमक है, ये कैविटी है, यहाँ डाइजेशन होती है। खाना किसके टच में आता है, तो बोला कि प्रश्न आए, यहाँ खाना होगा इस जगह, ये है ना गिट्टी, यहाँ नहीं करना, गिट्टी और गिट्टी एक ही जगह है। यहाँ से खाना टच करेगा, इधर आएगा, अभी खाना है तो यहाँ से सिक्रीशन रिलीज होगी कि खाना डाइजेस्ट हो नहीं सकता। ये जो स्टमक की दीवार है इतनी सी, तो मैंने इसको करके स्टमक की दीवार है, ये स्टमक की ये जो दीवार है, ये इसकी हिस्टोलॉजी है ना। किसी को अल्सर होता है तो कितना अफेक्ट करता है ये देखिए, ये तकरीबन आपका इतना एरिया हो जाता है किसी को अगर अल्सर हो। ये सारा मैं मिटाना नहीं चाह रहा, आप इतना मिटा देंगे, इस तरह उन्होंने इसको अल्सर हो।
अल्सर के अंदर ये पूरा एरिया आपका खत्म हो जाता है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, ब्लड वेसल्स तक पहुंच जाते हैं। उसी को अगर प्रैक्टिकल से होता है। हम इंशाल्लाह डिसऑर्डर्स पे भी बात करेंगे, ठीक है, जीआईटी के डिसऑर्डर्स पे भी बात करेंगे, लेकिन अभी जो सबसे पहले मैंने आपके सामने स्टमक, और गौर से सुनिएगा, मैंने ये बनाया क्यों है, इस ऑब्लिक मसल को दिखाने के लिए। ये ऑब्लिक मसल पूरे इंटेस्टाइन में कहीं भी नहीं होती, पूरे जीआईटी में कहीं भी नहीं होती, सिर्फ स्टमक में होती, बाकी सब में लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलर मसल होती। और अगर बाहर से स्टमक को टच करूंगा तो मेरा हाथ सरोजा को टच करेगा, सबसे बाहर सरोजा है, फिर अंदर ही वाली लेयर्स में बना ले तो अच्छी बात है, उसी इंटेस्टाइन से आपको बता दें। एप्टीट्यूड के लिए बेटा सुपरफिशियल पढ़ाई नहीं कर सकते, आपके क्वेश्चन 68 से भी अब 81 होगा ही, आप सुपरफिशियल पढ़ाई नहीं कर सकते, आपको सब कुछ करके जाना। बनाए अभी बनाए, मैंने इन तस्वीरों को क्या करना है जो आप खींच रहे हैं, जो मोबाइल भी देते हैं, बनाए 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 अभी बनाए। ये कराची बोर्ड की आपकी जगह कराची बोर्ड की होगा, आपकी कराची बोर्ड की ना स्पॉटिंग में आया, इसके लिए स्पॉटिंग में आता है। फर्स्ट ईयर की स्पॉटिंग में 3 मिनट के अंदर सी कैरेक्टरिस्टिक भी लिखना होती है ना, डायग्राम ही बनाना, 3 मिनट के अंदर माइक्रोस्कोप में आइडेंटिफाई करके 3 मिनट के अंदर डायग्राम, उसकी सारी कैरेक्टर से 8 कैरेक्टर से लिखना होती है। ये राशि बोर्ड के एग्जाम प्रैक्टिकल। ये जो बेटा मसल्स है, मैंने डायग्राम थोड़ा सेव करने के लिए, ये मसल्स, आप मुझे एक बताओ कौन से मसल्स होती हैं आपके स्टमक में, कौन से मसल्स होते हैं? हाँ, कौन से मसल्स होते हैं? स्मूथ मसल्स होते हैं। एक बात बताएं, कार्डियक हो नहीं सकते, स्केलेटन से ये कांटेक्ट में होते नहीं है, तो कौन से बच गए? विस्रल या स्मूथ मसल। विस्रल का मतलब ही हॉलो ऑर्गन होता है, स्टमक अंदर से हॉलो होता है, ये सारे मसल आपके पास विस्रल मसल्स।